नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना। 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगी फैसला। इन कठोर प्रावधानों वाले बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते लोकसभा में बिल होगा पेश। दिल्ली में सीजेपी और सरकार के बीच हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। सीजेपी के मुताबिक सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कल दोपहर तक मांगा समय। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन, लेकिन सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। कहा, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता जारी रहेगा प्रदर्शन। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में हंगामा। सरकार के आश्वासन के बावजूद कांग्रेस अपनी मांग पर कायम। राहुल गांधी ने फिर मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बोले, छात्रों की पिटाई करने वालों पर हो एक्शन। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, तेहरान में अभी दर्दनाक तबाही बाकी। फिर से शुरू कर सकते हैं प्रमुख सैन्य अभियान। $101 तक जाने के बाद कच्चे तेल में गिरावट। $97 के नीचे आया ब्रेंट का भाव। लेकिन बाजार में यूएस ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता बरकरार। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप भी नीचे से सुधरे। बैंक निफ्टी की बढ़त पर क्लोजिंग। आईटी पीएसयू बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से भीषण बाढ़। वलसाड और सूरत में भी मूसलाधार बारिश से तबाही। सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी। मौसम विभाग का अगले 7 दिन तक उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान। परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इन कठोर प्रावधानों के साथ आज कैबिनेट ने पेपर लीक से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी रहा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या अपडेट्स हैं इन मोर्चे पर? जी हाँ, दरअसल सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें बदलाव करने का फैसला लिया है और कैबिनेट ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो भी सार्वजनिक परीक्षा होंगी, जैसे नीट हो गया है, फिर दूसरी ऐसी परीक्षाएं होंगी, उन सारी परीक्षाओं में अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसमें सजा का प्रावधान काफी सख्त कर दिया गया है। अब सजा का प्रावधान जो है वो 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले ये किसी भी सूरत में कहीं 3 साल कहीं 5 साल तक था, तो अब 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया। दूसरा, जुर्माने की जो रकम थी उस जुर्माने की रकम को भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जुर्माने की रकम 10 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। पहले ये अलग अलग हालात में 1 करोड़ रुपए के पास थी, अब उसे बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। यानी अगर पेपर लीक में कोई दोषी पाया गया तो वो 10 साल तक जेल की सजा भुगत सकता है या फिर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है और विषम परिस्थितियों में, काफी संगीन मामलों में दोनों की सजा उसको भुगतनी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, ये सारी सजा जल्द से जल्द मिले दोषियों को, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया गया है इस नए बिल में। दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया था, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाना, उसको कानूनी अमली जामा पहनाना और फास्ट ट्रैक कोर्ट की समय सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था भी इस बिल में की गई है। इसमें यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने जैसे ही मामला आएगा उसकी सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर भीतर सुनवाई करके इस पर फैसला देना होगा। फैसला जल्दी होगा तो फिर जल्दी दोषियों को सजा मिलेगी, तो दोषियों के भीतर डर पैदा होगा। तो ये एक मकसद रखा गया है। ऐसे कई सारे सख्त प्रावधान किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी रूप देने के लिए उसका एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है, जिसको बिल का हिस्सा बना दिया गया है। अब इस बिल को अगले हफ्ते सोमवार को हो सकता है लोकसभा में सरकार इसको पेश करे, इस पर चर्चा कराए और चर्चा के बाद इसी सत्र में, मानसून सत्र में ही इस बिल को पारित कराने की कोशिश सरकार करेगी।
अब इस बिल की अहमियत को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि बिल ऐसे समय में सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है जब चौतरफा नीट पेपर लीक को लेकर के आंदोलन काफी तेज हो चुका था, सरकार के ऊपर दबाव काफी ज्यादा था। तो पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे एक के बाद एक 3 बड़े ऐलान किए गए। सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करके ये कहा कि सरकार जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है और ऐलान किए, और शाम तक कई राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी दिया। फिर देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट करके कहा कि हम कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, और सुबह होते होते कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद के पास रखा जाएगा। मामला यहीं तक नहीं रुका है। दरअसल इस मामले में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं उनका भी तबादला सरकार ने बीती रात कर दिया है। बता दूं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ही नीट का मामला आता है, जो एजेंसी जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो इसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आता है। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई सारे कड़े फैसले लिए गए ताकि जो दबाव सरकार के ऊपर बन रहा है उस दबाव को कुछ हद तक हल्का किया जा सके। लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का रवैया अभी भी काफी ज्यादा आक्रामक रहा। आज सदन में दिन भर की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी बार बार हंगामे की वजह से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा रहा और सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई। फिलहाल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सोमवार को देखना हो कि इन कदमों के बाद जब बिल सदन के सामने रखा जाएगा तो कार्रवाई कितनी सुचारू तरीके से चल पाती है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. आज दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं और 5 रिफॉर्म्स भी सुझाए हैं। कल उनसे फिर मुलाकात होगी। वहीं आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा गया है। साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। और इस वक्त दीपाली नंदा लाइव हैं हमारे साथ दिल्ली से। दीपाली, ये बताइए कि इस वक्त जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की क्या स्थिति है और जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको लेकर छात्रों के बीच किस तरीके की चर्चा है?
तो बिल्कुल अगर जंतर मंतर की ताज़ा स्थिति की बात करें मनोज जी, तो लगातार छात्रों का हुजूम वहां पर बना हुआ है। हजारों की तादाद में छात्र अभी भी वहां पर मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जो लगातार अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि क्या कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि आज जो जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की बातचीत हुई है सीजेपी के डेलीगेशन के साथ, उन्होंने कल तक का वक्त मांगा है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3 प्रमुख मांगों में से 2 मांगों पर इन प्रिंसिपल सहमति दे दी गई है, ऐसा कहना है सीजेपी का। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं तेज हो रहा है, वो ये कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है इस पूरे प्रदर्शन के हिसाब से। कल दोपहर के बाद ये साफ होगा कि क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या फिर पहले से ज्यादा तेज होता हुआ हमें दिखाई देगा। आज जिस तरह से हम जंतर मंतर की बात करें तो हम सुबह से ही ये कवरेज कर रहे हैं और ग्राउंड पर वहां पर मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि सब लोग, जितने भी प्रदर्शनकारी वहां पर आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी सीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, अब सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जिस तरह से हमने बाइट में भी सुना कि आशुतोष रंका ने एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं लगातार अब शाम के 7 बज चुके हैं, अब से कुछ ही देर पहले हम जंतर मंतर पर मौजूद थे, अभी भी छात्रों का पूरा हुजूम जंतर मंतर पर आ रहा है। और कई ऐसे छात्र हैं जो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, रात भर यहीं पर ही रुक रहे हैं, और सुबह होते ही उन्हें इंतजार रहता है कि सरकार की तरफ से किस तरह का दिशा निर्देश है, किस तरह की बात कही जाएगी। तो अब कल तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा किस तरह से सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स रहता है इस बड़ी मांग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और अब देखते हैं, नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। तो कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस दिया है और लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से अभी किए जा रहे सुधारों और उपायों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट की कार्रवाई की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बताइए आपने इस मामले में अब तक क्या किया। जो कमेटी, इसमें हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, क्या उनकी सिफारिशों को लागू किया गया। तो सरकार का कहना था कि सरकार ने उस सारी सिफारिशों को लागू कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार 10 कदम आगे चल रही है ताकि जितनी भी सिफारिशें हैं उससे भी ज्यादा इसको मजबूत बनाया जाए, ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप बताइए कि इस मामले में किस तरह से ये सिफारिशें लागू की गई हैं, खासतौर पर कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट तौर पर बनाया जा सकता है। ये भी बोला कि आगे चल करके क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से डीजी सेवा हमने लागू की है उस तरह से छात्रों के लिए इसे बनाया जाए, और आगे चल करके क्या पूरी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड भी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस मामले में बहुत जल्दी एक बड़ा डिटेल में हलफनामा दायर करेगी। सरकार इसकी दिशा में काफी सारे काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को मॉनिटर हम आगे भी करते रहेंगे और पूरे साल हम इसको मॉनिटर करेंगे ताकि आगे चल करके भविष्य में ऐसी पेपर लीक की घटनाएं ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। और अब बात बाजार की। दिन भर के भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद बंद हुआ। हालांकि फिर भी सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुए हैं। आज के बाजार की अच्छी बात ये रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तरों से जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों के दम पर बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। कैसा रहा बाकी हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और 4 दिनों की जो बड़ी गिरावट थी और सुबह की जो बड़ी गिरावट थी, आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजार रिकवर होते हुए थोड़े बहुत रिकवरी मोड यहां पर नजर आया। क्रूड कूल ऑफ हुआ और वहां से बाजार में रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो यहां पर करीब करीब रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज जो है वो रिकवरी मोड देखने को मिला और
निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ थोड़ी बहुत गिरावट के साथ ही ये बंद हुए हैं। अगर आज के सेक्टोरल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया विक्स 4% का जंप देखने को मिला और जिसने मार्केट को ड्रैग किया। अगर बात करें इंडेक्स की तो पीएसयू बैंक और एफएमसीजी आईटी ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट नहीं देखने को मिली, बाकी सारे इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, सारे ही सेक्टर में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तरों से यहां पर भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट लेकर आए तो यहां पर 2 आईटी काउंटर एचसीएल टेक और विप्रो देखने को मिले। इसके अलावा सिप्ला, कल कमजोर नतीजों के बाद यहां पर स्टॉक की पिटाई हुई थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत बाइंग यहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा आईटीसी यहां पर भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर बजाज फाइनेंस में 2.5% के डाउनसाइड देखे गए। इटर्नल एमएनएम कल यहां पर गेन्स देखे गए थे, लेकिन आज यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहां पर भी नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आज देखें तो यहां पर ऑयल एंड गैस काफी फोकस में रहा है। क्रूड में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं वहां से इस सेक्टर में जो है वो गिरावट देखने को मिली। ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस और ओएनजीसी ये सारे काउंटर थे जहां पर आज पिटाई हुई। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में है, वो है बैंकिंग। यहां पर जो रिकवरी मोड आया इसने बाजार को सपोर्ट किया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% के गेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे ही बैंक से जहां पर रिकवरी मोड आया और इसने बाजार को सपोर्ट किया। और बैंकिंग जो इंडेक्स है वहां पर अच्छी खासी गेंस जो है वो देखे गए। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कीमतों में तेज गिरावट भी आ गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रूड में फिर से तेजी लौटेगी या अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है? आगे तेल की कीमतों की दिशा क्या होगी, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में ये तीसरा हफ्ता है जहां पर तेजी बनते हुए नजर आई है और हमने करीबन 11% की बढ़त पिछले हफ्ते में आते हुए देखी थी। इस हफ्ते हमने $101 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के प्राइसेस को जाता हुआ देखा है। क्लियरली काफ़ी सारे बड़े लॉन्ग्स यहां पर क्रिएट हुए थे। इस महीने की अगर बात की जाए तो जुलाई का लो $70 प्रति बैरल था, वहां से लगातार एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन ली हुई थी $100 प्रति बैरल के आसपास कुछ मुनाफा वसूली भी की होगी और इसीलिए हमने प्राइसेस को हाई से थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखा है। इन एनी केस मार्केट्स का मानना है कि जी हाँ, वहाँ पर सप्लाई कंसर्न्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर रेड सी है, बाबल मंदेब स्ट्रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी एज ऑफ नाउ बाजार में सप्लाईज हैं। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो फिर कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर एक स्पाइक आपको $110-115 प्रति बैरल तक दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर हैं, बाजार को लगता है कि एक फेयर वैल्यू यहाँ पर कच्चे तेल की $80-85 प्रति बैरल तक आती हुई आपको नजर आएगी। मार्केट सब यहाँ से ऑफ कोर्स अगले हफ्ते में यूएस फेड की मीटिंग का इंतजार करेंगे। वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर किस तरह के क्यूज और किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं उस पर ध्यान होगा और अगला सिनेरियो हम वहीं पे बनता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीकेंड है, किस तरह के अटैक्स, रिटेलिएशन, स्ट्राइक्स, यूएस ईरान की तरफ से ट्वीट, स्टेटमेंट्स कैसी आती हैं उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो आज शाम को बाजार ऐसा माना जा रहा है कि हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो सकता है वीकेंड की बाजार देखने के लिए। आज आवाज़ अड्डा में भी हम चर्चा कर रहे हैं बाजार के पूरे हाल की। तेल का खेल, बाजार फेल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इन्फोसिस के साथ अब सभी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों से ज्यादा बाजार की नजर कंपनियों की कमेंट्री पर थी। कैसी रही कंपनियों के नतीजे और आगे कैसी मिलेगी पिक्चर, बता रहे हैं आशीष वर्मा। पहले नतीजे कैसे रहे तो मिले जुले। मैंने क्या करा, पांचों दिग्गज जिनकी आपने चर्चा करी उन सबकी कांस्टेंट करेंसी आय क्यू ऑन क्यू आपकी स्क्रीन पे रखी है। टेक महिंद्रा स्टैंड आउट करा और दूसरा स्टैंड आउट करा टीसीएस, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिकली ग्रो करते हुए नजर आए। इन्फी अच्छा था, लेकिन इन्फी के ध्यान रखिएगा इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन था, तो अदरवाइज ऑर्गेनिक ग्रोथ फीकी थी। एचसीएल टेक के लिए सीजनली वीक था और विप्रो कमजोर था और कमजोर अभी भी नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है नतीजों में मार्जिन्स का प्रोफाइल। पर क्या हर कंपनी के डायनेमिक्स अलग हैं, किसी के वेज हाइक्स हैं, किसी के 2 महीने के वेज हाइक्स हैं, किसी के वेज हाइक्स नहीं है।
तो मैंने अनुमान के साथ कंपैरिजंस कर दिए हैं। सारे ऑलमोस्ट, सिर्फ विप्रो को छोड़ दूं तो सब मार्जिन जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही डिलीवर करते हुए नजर आए। हां, उसके पीछे दो रीजंस हैं। इनमें से कईयों के अपने अपने मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करने के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के, और दूसरा करेंसी की वीकनेस के बेनिफिट्स पर्कुलेट होते हुए नजर आए। लेकिन निचोड़ क्या है इन नतीजों से? 5 की टेक अवेज आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। पहला, ग्रोथ या कहें डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वो नहीं लौटे हैं। क्लाइंट्स इस समय ऐसा लग रहा है सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और वेंडर कंसोलिडेशन एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, ना कि नई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पे। अब एक एग्जांपल है, बीते क्वार्टर में आपको याद होगा HCL टेक ने $1.1 बिलियन की डील बैक करी थी एक यूरोपियन क्लाइंट से। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, लार्जली स्पेकुलेटेड है, एक और इसी की दिग्गज आईटी कंपनी पीयर का वो ऑर्डर था जो उनसे हटके इनके पास आया। तो प्योरली वेंडर कंसोलिडेशन हुआ था, कोई नया धंधा नहीं आया था। दूसरा, AI बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ और उसका कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा है। कंपनियां अब सेपरेटली रिपोर्ट करना शुरू कर रही हैं, हालांकि अभी भी पूरी पाए का एक छोटा कंट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस ने पहली बार उस मैट्रिक्स को शेयर करा, पहली बार डिस्क्लोज करा। वो कहते हैं कुल आय का 8.2% अब AI से आता है। TCS काफी पहले से कर रहा है, पर वो एनुअलाइज्ड बेसिस में रन रेट देता है। उसको गणित करूं तो उनकी कुल आय का इस समय 8.5% के आसपास AI कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अच्छी बात है, पर यह अभी बहुत छोटा है कुछ मीनिंगफुल इंपैक्ट दिखाने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसे हम TCVs कहते हैं, आसान शब्दों में डील विंस कहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। कंपनियां बढ़िया TCVs बैक कर रही हैं, प्रॉब्लम उनके कन्वर्जन को लेकर है। और ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट्स ऑर्डर तो दे रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल जो हैं वो डिले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबकी ऑर्डर विंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी, गजब की हैं और सब एक्सपेक्टेशन से मजबूत नजर आएंगी। ये इस क्वार्टर Q1 की सबकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज यानी कि जो डील विंस थी वो आपकी स्क्रीन पर रख दी मैंने। चौथा, ज्यादातर कंपनीज अब कह रही हैं कि ग्रोथ मोमेंटम Q2 ऑनवर्ड्स पिकअप होता हुआ नजर आएगा और H2 बेहतर होगा। शायद ये पॉइंट आउट करने की कोशिश हो रही है कि जो ये मेगा डील्स बैक कर रहे हैं उनसे अब धंधा आना शुरू होगा और शायद Q2 एक ट्रांजिशन क्वार्टर हो सकता है, इसीलिए शायद कह रहे हैं Q2 में पिकअप होगा। पर ये लार्ज डील्स बैक करने का सिलसिला और ग्रोथ ठंडी रहने का सिलसिला लंबा है, अब तक ऐसा दिखा नहीं है, तो इस मैट्रिक्स पर नजर रखेंगे। और फाइनली, एक तरफ वैल्यूएशन, दूसरी तरफ रीरेटिंग का डिबेट छिड़ा रहता है। प्राइमा फेसी ये सच है कि वैल्यूएशंस में एक सीरियस नॉकडाउन है। PE मल्टीपल्स देखूं तो ऐसा लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कंफर्टिंग लगते हैं मल्टीपल्स, पर प्रॉब्लम यह है किसी भी चीज को रीरेट होने के लिए ग्रोथ को लौटना, वापस आना जरूरी है। वो अब तक नजर नहीं आ रहा और इसीलिए थोड़े से चैलेंजेस कंटिन्यू होते हुए, वो ग्रोथ लौटना, उस पर कन्विक्शन लौटना, उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 10 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो शोकेस किया है। इस पोर्टफोलियो में 7 नए मॉडल और 3 अपडेटेड मॉडल शामिल है। सभी मॉडल आने वाले समय में लॉन्च होंगे और कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 प्रोडक्ट्स। जी हाँ, होंडा टू व्हीलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज उतारी है, इसको शोकेस किया है और इसमें 7 तो बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स हैं और जिस एक प्रोडक्ट पर सबकी नजर है ये है यहाँ पे ADV 160। जो इसकी खासियत है, ये देश का पहला E85 कंप्लायंट फ्लेक्स फ्यूल स्कूटर है। होंडा की तरफ से पहले फ्लेक्स फ्यूल प्रोडक्ट का ये शोकेस आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो कुछ खासियत की अगर बात करें, 160 सीसी का यहाँ पे आपको वाटर कूल्ड इंजन मिलेगा, 8.1 लीटर का आपको यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो है और जो इसका अंडर सीट स्टोरेज है वो है 27 लीटर का, जो कि सेगमेंट में बेस्ट है। तो चाहे वो अर्बन कंप्यूटिंग हो या फिर सिटी राइड हो, वीकेंड राइड हो, ये सबके लिए काफी जो है सही साबित हो सकता है। यंग और एस्पिरेशनल राइडर्स के लिए 2 खास प्रोडक्ट हैं क्रूजर कैटेगरी में, ये है रेबल 300 और रेबल 500। रेबल 300 एक एंट्री कैजुअल क्रूजर है, जबकि रेबल 500 एक लाइफस्टाइल क्रूजर है। दोनों का लुक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही माचो लुक इसको
देने की कोशिश की गई है। काफ़ी स्टाइलिश इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो है, और ये चाहे जो अर्बन राइड हो वो या फिर जो वीकेंड राइडर्स हैं उनको खास में ध्यान रखते हुए बनाई गई है। और दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड और ई क्लच वर्जन में आपको मिल जाएंगे। रेट्रो हेरिटेज डिजाइन लेकिन हाई परफॉर्मेंस ये है 500 सीसी की Honda CB 500। और अगर इसकी बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अगर इसकी कुछ खासियत की बात करें तो 3 वेरिएंट में आपको मिलेगा। साथ ही इसमें ऑल LED लाइटिंग है, एनालॉग डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक्स फ्रंट और रियर में है और 2 चैनल ABS है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप रोडस्टर के रूप में डिज़ाइन की गई है और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके अलावा XR300L, XR300 रैली और कई सारे अपडेटेड मॉडल भी इस पाइपलाइन में है। Honda टू व्हीलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इन प्रोडक्ट्स को एक एक करके लॉन्च करेगी और उनके प्राइसेस की घोषणा करेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बारिश कहर बनकर टूटी है। सबसे भयानक तस्वीरें आई हैं गुजरात और असम से, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से गुजरात के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बारिश और बाढ़ की ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बादल फटने और लैंडस्लाइड का डबल अटैक सामने आया है। वहीं देवहाल पुल के पास भूस्खलन होने से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 को एहतियातन बंद करना पड़ा है। राजौरी में आई बाढ़ से भारी नुकसान देखने को मिला है और अहमदाबाद में भारी बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि अब राहत और बचाव के लिए आर्मी को मैदान में उतारना पड़ा। सेना की टीमों ने प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अहमदाबाद में बारिश और बाढ़ से बने हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद है। आप देखिए कि जल स्तर इतना बढ़ गया कि आर्मी को यहाँ बुलाना पड़ा और कुछ स्टूडेंट्स का रेस्क्यू यहाँ हो रहा है। परिस्थिति बहुत ही खराब है और अगर ऐसे में बारिश थोड़ी ज्यादा हुई तो और भी विकट परिस्थिति हो सकती है। हालांकि अभी कई सारे स्टूडेंट्स को एक कैंपस से दूसरे कैंपस पर शिफ्ट कर दिया गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त मैं अहमदाबाद की कर्णावती क्लब के पीछे वाले जो इलाका है, जो कि सबसे रिचेस्ट लोगों का आशियाना है, यहाँ देखिए क्या परिस्थिति है। दशकों बाद ऐसा हुआ होगा कि फ्लड के कारण आर्मी के लोगों को यहाँ बुलाया गया हो। यहाँ देखिए इस बोट को वापस अंदर ट्रक में लोड किया जा रहा है। कई लोगों का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। किसी को बाहर सलामत स्थान पर ले जाने की जरूरत पड़े तो यहाँ पर आर्मी के कम से कम 5 से 7 ट्रक और कई जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और आज भी बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर तेज बारिश आज भी हुई तो परिस्थिति फिर से बिगड़ सकती है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो आप घर के अंदर ही सलामत रहे। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो कई राज्यों में मानसून से हालत खराब है। तेज बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा की है, लेकिन पूरे देश में अभी भी 17% बारिश की कमी है। एल नीनो अभी भी मजबूत बना हुआ है। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की असीम मनचंदा ने। कई राज्यों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी डेफिशिएंसी चल रही है। मानसून की भी ओवरऑल डेफिशिएंसी कितनी है? देखिए, ओवरऑल अगर आप जुलाई का देखा जाए तो पूरे जुलाई में अच्छा खासा रेनफॉल रहा। पहले भी काफी ज्यादा एक्टिविटी रही और अभी भी कुछ दिनों से जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है तो दिस इज नियर नॉर्मल ओनली। अभी जो है ऑल इंडिया डेफिशिएंसी -1 है, नियर नॉर्मल है। अगर आप 1 जून से लेके
23 जुलाई तक, कल की फिगर तक देखेंगे तो -17% है। और आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय अच्छी बात यह है कि हम अनुमान लगा रहे हैं इसके बाद एक जहां सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से भी जहां 3-4 दिन पूरा एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। वेस्ट कोस्ट में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। उसके अलावा जहां एक बे में साइसर बना है वो लो प्रेशर भी बन सकता है, और उसके प्रभाव से जहां पे आप बात करें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहां पूरा ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। और उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। हिमालय रीजन में 7 दिन ही हैवी वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है, और उसके साथ पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में रेनफॉल रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में हमारा अनुमान है ऑलमोस्ट पूरा वीक हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, और स्पेसिफिकली 28 और 29 के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। उस समय हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकता है। एक आखिरी सवाल, अभी अल नीनो की क्या स्थिति है, क्या अभी भी मजबूत बना हुआ है? देखिए, अल नीनो हमने वही कहा, अल नीनो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, वो पूरा मानसून कंडीशन, पूरा मानसून सीजन में ऑलमोस्ट वैसा ही रह जाएगा। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।